हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीनी यात्री हेनसांग के बारे में। इस वीडियो में चीनी यात्री हेनसांग से संबंधित संपूर्ण विवरण हम आपको बताने वाले हैं कि वह भारत कैसे आया, कब आया और क्यों आया। भारत में रहकर उसने क्या क्या कार्य किए, भारत के लिए उसका क्या योगदान रहा और चीनी देश के लिए भी कि उसका क्या योगदान रहा। इन सभी तथ्यों के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीनी यात्री हेनसांग की। तो हेनसांग से संबंधित हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से हेनसांग की संपूर्ण जानकारी को लिया है। तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हेनसांग की संपूर्ण जानकारी को यहाँ जान सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें हेनसांग से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेनसांग कौन था। तो इसका सही आंसर है कि हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग का जन्म कहाँ हुआ था। तो हेनसांग का जन्म हुआ था लुओयांग में, जो चीन देश में पड़ता है। 602 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग वर्धन वंश के शासक थे भारत में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि हेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था। तो हेनसांग आया था भारत में नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं भारत से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना आपको कि हेनसांग भारत कब आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था और हेनसांग भारत में कितने वर्ष रहा। तो हेनसांग भारत में लगभग 16 वर्ष रहा था। 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक ये हेनसांग भारत में रहा था। ये थे हेनसांग से संबंधित बेसिक जानकारियाँ। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो इसका सही आंसर है कि किसी ने भी नहीं भेजा था, ये स्वयं आए थे। ये बौद्ध धर्म को जानने की इच्छा से भारत में आए थे। ठीक है, याद रखना, इनको किसी ने भेजा नहीं था, किसी भी शासक ने इनको भारत नहीं भेजा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग किस चीनी शासक की आज्ञा का उल्लंघन कर भारत पहुंचा था। तो ताइसुंग, जो तांग वंश के राजा थे, इस शासक की क्या थी, राज आज्ञा का उल्लंघन करके भारत आए थे। क्योंकि उस समय चीनी वंश की जो तांग शासक थे, इनकी लड़ाई तुर्कों से चल रही थी और उन्होंने सभी लोगों की विदेशी यात्राओं का क्या कर रखा था, निषेध कर रखा था। फिर भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके ये भूमि रास्ते से भारत आए थे और भूमि रास्ते से भारत से वापस भी गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग ने तांग शासकों की किस राजधानी से भारतवर्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। तो चंगन से प्रारंभ किया था। ये चंगन से भारतवर्ष की यात्रा के लिए निकले थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि हेनसांग भारत में सबसे पहले किस राज्य में पहुंचा था। तो हेनसांग भारत में सबसे पहले कपिसा में पहुंचा था। ये बात आपको याद रखनी है कि हेनसांग भारत में जिस स्थान में भारत के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया था वो कपिसा में किया था, जो गांधार जनपद में पड़ता था उस समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सी यू की। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आज ही भारत में हेनसांग को, आज भी, यहाँ पे क्या है, भी है, ही नहीं है, ये थोड़ा इसको कर लेना आप इरेज, यहाँ पे लिख लेना भी। ठीक है, कि आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना, सीयूकी की रचना के कारण आज भी हेनसांग को भारत में याद किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयूकी में कितने देशों का विवरण मिलता है। तो इसका सही आंसर है 138 देशों का विवरण मिलता है हेनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयूकी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सीयूकी रचना किसकी है, हेनसांग की है, या हेनसांग ने किस पुस्तक की रचना की थी भारत यात्रा के दौरान, सीयूकी पुस्तक की रचना की थी। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। बात करता हूं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि भारत यात्रा करने वाले किस विदेशी को 2 बार लूटा गया था। बहुत ही फैक्टेबल क्वेश्चन है ये कि चीनी यात्री हेनसांग को जब भारत की यात्रा के लिए निकले थे तो रास्ते में इनको 2 बार डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया था। तो याद रखना, हेनसांग को भारत यात्रा के दौरान 2 बार लूटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाटर्स, यहाँ पे कई जगह वाटर्स भी लिखा मिलेगा आपको, कि वाटर्स के अनुसार हेनसांग अपने वृत्तांत में भारत को नाम देता है। यानी हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में भारत को क्या नाम दिया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो याद रखना, यिंतु या इंटू, ये नाम दिया था भारत को हेनसांग ने। ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में। चीनी भाषा में इसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा
कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिंतु या थियांतु के नाम से करते हैं। मैंने अभी इसके बारे में बताया कि यिंतु या थियांतु का अर्थ होता है अर्धचंद्राकार, यानी अर्थात चंद्र की कला। ठीक है, ये बात याद रखना, चंद्र की कला जिसको हम अर्धचंद्राकार भी कहते हैं, के समान भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण इस देश को चीनियों ने यह नाम दिया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग के अन्य नाम व उपाधियां, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना कि हेनसांग की उपाधियां क्या थी और अन्य नाम क्या थे, यानी हेनसांग को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहला नाम आता है इनका युवान च्वांग। ठीक है, हेनसांग को युवान च्वांग भी कहते हैं, ठीक है, स्वान च्वांग भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं, तीर्थ यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है इनको, महायान देव और मोक्ष देव भी कहा जाता है और नीति का पंडित भी कहा जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होंगे, कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि किस विदेशी यात्री को नीति का पंडित कहा जाता है या किसे नीति का पंडित भी कहते हैं, निम्न में से किसे नीति का पंडित कहते हैं? तो याद रखना हेनसांग को कहते हैं। किसे महायान देव कहा गया? तो हेनसांग को कहा गया। किसे मोक्ष देव कहा गया? हेनसांग को कहा गया। किसे तीर्थ यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, किसे शाक्य मुनि या वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से संबोधित किया गया है? तो हेनसांग को किया गया है, ये बात याद रखनी है। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय कब आया था? तो हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय 637 ईस्वी में आया था, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिस समय हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, रिपीट होकर एक क्वेश्चन आता है। तो याद रखना कि जिस समय हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे तो उस समय वहाँ के कुलपति यानी हेड थे आचार्य शीलभद्र। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग ने कितने वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो लगभग 6 वर्ष हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या की थी? शिक्षा ग्रहण की थी, ये बात नोट करनी है। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखना हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी उस समय क्या करते थे? अध्ययन करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग के अनुसार हर्ष ने कितने गांव नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किए थे? यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसके खर्च के निकालने के लिए कितने गांव हर्षवर्धन ने प्रदान किए थे हेनसांग के अनुसार? तो याद रखना 100 गांव प्रदान किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग ने हर्षवर्धन को किस जाति का बताया? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को फीसे जाति का बताया था, जिसका तात्पर्य होता है वैश्य जाति, यानी हेनसांग ने हर्षवर्धन को वैश्य जाति का बताया है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग ने हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हर्षकाल यानी हर्षवर्धन के काल में 643 ईस्वी में कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था और जिसका सभापति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 6वीं सभा थी, 6वीं कह सकते हैं हम इसको, यानी प्रिया का ये 6वां। जो इसके अलावा एक बात याद रखना, कन्नौज सभा के अलावा 643 ईस्वी में जो महामोच परिषद का 6वां अधिवेशन हुआ था इसका भी सभापति कौन था? हेनसांग था, इसमें भी हेनसांग ने भाग लिया था, ये बात नोट करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल कन्नौज सभा की। ठीक है, तो कन्नौज सभा का जो सभापति था वो हेनसांग था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और ये 643 ईस्वी में कन्नौज सभा आयोजित हुई थी हर्षवर्धन के काल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्षवर्धन के बारे में यह किसने कहा था कि वह सारे दिन काम करता रहता है और दिन उसके लिए क्या पड़ता है? छोटा पड़ता है। दिन उसके लिए क्या पड़ता है? छोटा पड़ता है। तो ये हर्षवर्धन के लिए किसने कही थी ये उक्ति, ये कथन? तो हेनसांग ने बात कही थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किसने कहा कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा चुका है। तो ये बात कही थी हेनसांग ने। ठीक है, कि भारत क्या है? गर्म मिजाज के हैं भारतीय, और उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो स्वच्छता प्रेमी हैं और ईमानदार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि किसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे? तो हेनसांग के अनुसार ये बात थी
हेनसांग ने ही कहा था कि भारत के लोग क्या करते हैं, दांतों पे काला निशान लगाते हैं और कानों में कुंडल पहनते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्णों में यानी कितने वर्गों में विभक्त था? तो याद रखना 4 वर्णों में विभक्त था भारतीय समाज, 4 वर्गों में विभक्त था। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों वर्णों का उल्लेख किया है हेनसांग ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने शूद्रों को सर्वप्रथम किसानों का एक वर्ग बताया था? तो याद रखना हेनसांग ने शूद्रों को क्या बताया, किसानों का एक वर्ग बताया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने सिंध एवं मतिपुर के राजाओं को शूद्र बताया था? ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना क्या आएगा कि किसने, यानी हेनसांग ने सिंध एवं मतिपुर के राजाओं को बताया था। सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बना दिया है इसको कि हेनसांग ने सिंध एवं मतिपुर के राजाओं को क्या बताया था? तो याद रखना शूद्र बताया था। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग ने किसके शासनकाल में चालुक्य राज्य का भ्रमण किया था? तो याद रखना पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का भ्रमण किया था और एक चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो पल्लव वंश के शासक थे। नोट याद रखना है बात। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग ने किसके शासनकाल में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्षकालीन सामंतों की श्रेणी का उल्लेख करने वाला चीनी यात्री कौन था? तो याद रखना हेनसांग था। अगर हर्षवर्धन से संबंधित कोई बात आ जाए और किसी चीनी यात्री के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको सीधा ही हेनसांग का नाम लेना है, क्योंकि देखिए हाथ से हर्षवर्धन हो गया और हाथ से क्या हो गया, हेनसांग। तो याद रखना हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनसांग, तो याद रखना हा दोनों में आ रहा है। तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों में एच आता है और दोनों के नाम में क्या आता है, एच आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनसांग के अनुसार भारत के घोड़े कहाँ से आते थे? तो हेनसांग के अनुसार भारत के घोड़े अरब, ईरान एवं कंबोज से आते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग ने किस स्थान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? तो याद रखना मूल स्थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख किसने किया है? हेनसांग ने किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की क्या की थी, यात्रा की थी? तो भीनमाल की यात्रा करने वाला चीनी यात्री था हेनसांग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी? घटी यंत्र के द्वारा होती थी हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई। यह किसका कथन है? तो यह कथन है हेनसांग का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग के अनुसार रेशमी वस्त्रों यानी कौशय के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना यहाँ पे एक बात कि रेशमी वस्त्रों को उत्तर गुप्त काल में यानी गुप्त काल में और उत्तर गुप्त काल में कौशय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कौशय। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौशय कहा जाता है, तो कौशय रेशमी वस्त्रों को कहा जाता है। और हेनसांग के अनुसार रेशमी वस्त्रों यानी कौशय के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? तो याद रखना वाराणसी हेनसांग के अनुसार क्या था, उस समय रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों, यानी ये तो रेशमी कपड़ों की बात हो गई, अब सूती वस्त्रों की बात होगी कि सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? तो मथुरा। तो याद रखना कि मथुरा था प्रसिद्ध किसके लिए? सूती वस्त्रों के लिए। वाराणसी था रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था हेनसांग के समय में यानी हर्षवर्धन के काल में। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है? तो हेनसांग ने पाटलिपुत्र के खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग ने अपने चीनी सम्राट के अनुरोध पर अपनी भारत यात्रा के अनुभवों को संकलित किया था। तो किस ग्रंथ में किया था? किसके अनुरोध पर? अपने चीनी सम्राट के अनुरोध पर। यानी मैं आपको बता दूं कि राज्य आज्ञा का उल्लंघन करके भारत में आए थे ताइसुंग की। ठीक है, तो वापस ये गए थे 645 ईस्वी में भारत से। ठीक है, लौटकर कहाँ पे? चीन में। तो या नियम पूर्वक देखा जाए तो जब ये राज आज्ञा का उल्लंघन करके गए तो उनको दंड मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चीन ये पहुंचे तो चीन में इनका क्या किया गया? भव्य स्वागत किया गया और इनको ससम्मान वहाँ पे ले जाया गया और राजा के दरबार में यानी चीनी शासक के दरबार में उनका स्वागत हुआ। और फिर उसी चीनी शासक ने इनसे अनुरोध किया कि जब जो भी ये अपने भारत यात्रा के दौरान इन्होंने जितने भी अपने अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों को एक ग्रंथ में लिखा जाए। तो उनके अनुरोध पर इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक।
बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि हेनसांग की जीवन कथा उसके एक मित्र हुईली, ठीक है, हेनसांग की जीवन कथा उसके एक मित्र थे हेनसांग के जिनका नाम था हुईली ने लिखी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इनकी जो हुईली ने जो इनकी जीवन कथा लिखी थी जिसका नाम था हेनसांग की जीवनी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? व्हील ने किया था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग की यात्राओं का विवरण पढ़ा जा सकता है, यानी हेनसांग की जो यात्राओं का विवरण है और किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो याद रखना बील की एक पुस्तक है, बील एक लेखक है, इनकी पुस्तक है पश्चिमी विश्व के बौद्ध रिकॉर्ड। इस पुस्तक में क्या है? हेनसांग की यात्राओं का विवरण मिलता है, यानी पश्चिमी विश्व के बौद्ध रिकॉर्ड में। दूसरी पुस्तक है वाटरज की, इनकी पुस्तक का नाम है युवान चांग की भारत यात्रा, ठीक है, इसमें भी क्या है? हेनसांग की भारत यात्रा का विवरण मिलता है। ये थे चीनी यात्री हेनसांग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको अगली बार भी मिलेंगी और मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।